इसका साउंड खुला होगा, इसका साइड नहीं खुला है। ठीक, आवाज नहीं आ रही। हेमा मैम, आवाज आ रही है सारे बच्चों को? जी मैम। अपना ऑडियो बंद करो सभी लोग, सभी बहने ऑडियो बंद करेंगे। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिसका ऑडियो हो रहा है उसको आप म्यूट कर दो। आवाज आ लैपटॉप चला सकते हो, ये यहाँ आके इसमें पे क्लिक करो। आवाज आ रही है सभी बच्चों को? इसमें म्यूट ऑफ। यस मैम। गृह विज्ञान में आज का हमारा प्रकरण है पारिवारिक आय, और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है गृह विज्ञान का, परीक्षाओं की दृष्टि से भी और हमारे ज्ञान की दृष्टि से भी। पारिवारिक आय में हम पढ़ेंगे पारिवारिक आय, पारिवारिक का मतलब परिवार की, आय का मतलब इनकम कैसे होती है या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आय, आय क्या होती है। तो बच्चों, पारिवारिक जो आय है उससे आशय है कि वह धनराशि जो एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है। कहने का मतलब ऐसी धनराशि, आय का मतलब सब प्रमुख जो है सामान्य रूप से माना जाता है धन को, दौलत को, पैसे को। आय और उसके साथ साथ जो अनेक सुविधाएं आती हैं वो भी आय से जुड़ी रहती है, लेकिन प्रमुखतया जो है वो धनराशि को माना जाता है। तो आय जो है वह धनराशि है जो एक निश्चित अवधि में यानी एक समय सीमा के अंतराल में अर्जित की जाती है। पारिवारिक आय जो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अर्जित की जाती है। व्यक्तिगत आय जो एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। आया समझ में? पारिवारिक आय में क्या होता है कि पहले से नियमित होता है, यानी तय होता है कि आय कितनी मिलेगी, मिलेगी, किस रूप में मिलेगी। तो इसे हम पारिवारिक आय कहते हैं। यानी हमारे द्वारा आर्थिक प्रयास जो किए जाते हैं, व्यक्ति के द्वारा जो आर्थिक प्रयास किए जाते हैं, उस अर्थ को पाने के लिए, अर्थ का मतलब धन, उस धन को पाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उस प्रयास के फलस्वरूप जो हमें मिलता है, प्राप्त होता है, वही आय कहलाता है। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उदाहरण जैसे देखिए, आय के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कोई एक सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी को आपने देखा होगा आय उसे भी प्राप्त होती है, यानी धन उसे भी मिलता है। और जो एक ठेला लगाते हैं, एक छोटा सा व्यवसाय करते हैं, उनको भी धन प्राप्त होता है। धन की सीमा अलग अलग है, क्योंकि काम जिसका जैसा है उसको उतनी ही सुविधाएं या आय प्राप्त होती है। लेकिन अंतर क्या होता है, सरकारी जो व्यक्ति है उसको धन के साथ साथ आवास की सुविधा मिलती है, आवास उनको मिलता है ना, रहने के लिए कमरा मिलता है, चिकित्सा। शिवानी अपना ऑडियो ऑन करो। चिकित्सा की सुविधा मिलती है, आपने देखा होगा। जैसे एक सरकारी अध्यापक को ले लीजिए, किसी भी सरकारी वर्ग में सरकार द्वारा जुड़े हुए किसी भी रोजगार के तौर पर देख लीजिए प्राप्त होता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को धन प्राप्त होता है, ठीक है। और छोटे से छोटे रोजगार वाले व्यक्ति को भी धन प्राप्त होता है, लेकिन उसको इससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को इस धन के साथ साथ आवास की सुविधा मिलती है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है और शिक्षा की सुविधा मिलती है। अन्य जो है अन्य सुविधाएं भी इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। तो ये सभी हमारे क्या होता है, ये सभी आय के अंतर्गत आता है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, पारिवारिक आय किसे कहते हैं।
तो पारिवारिक आय व्यक्ति द्वारा, परिवार द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा अपने जीवन की पूर्ति के लिए आर्थिक परिश्रम जो किया जाता है उसके बदले में जो उसे सुविधाएं प्राप्त होती है, जो धन प्राप्त होता है और धन के साथ साथ जो अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह आय कहलाती है, पारिवारिक आय कहलाती है। यहाँ तक समझ आया? एक परिभाषा के रूप में हम पढ़ेंगे। परिभाषा है प्रोफेसर, मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रास के अनुसार उनका मानना है कि पारिवारिक आय क्या है? मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रभाव है। पारिवारिक आय सिर्फ एक धन नहीं है, उसके साथ साथ क्या मुद्रा तो है ही, वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, यानी किसी प्रकार की वस्तुएं भी हमारे व्यवसाय से जुड़ी रहती है, वो हमें प्राप्त होती है, वो भी हमारी आय कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था आवास, चिकित्सा और शिक्षा। इसके साथ साथ जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अगर विद्युत विभाग से जो है, विद्युत विभाग के साथ साथ विद्युत विभाग में करने वाला कर्मचारी जो है उसको विद्युत की सेवाएं मुफ्त में मिलती है, तो वो भी हमारी आय का साधन है। यानी वो सेवा जो हमें मिल रही है, वो जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वो तो आय है ही है। उसके साथ साथ जो भी सुविधाएं, अन्य सुविधाएं मिलती है, चाहे वो वस्तुओं के रूप में हो, किसी अन्य सेवाओं के रूप में हो या संतुष्टि के रूप में हो, तो ये सभी कुछ हमारा पारिवारिक आय कहलाता है। यानी परिवार के अधिकार, परिवार की आवश्यकताओं, परिवार की इच्छाओं को पूर्ण करने में जो सहायक होते हैं, जो उत्तरदायी सिद्ध होते हैं, वही पारिवारिक आय कहलाता है। ये विस्तृत अध्ययन है। विस्तृत का मतलब 2 पंक्तियों में पारिवारिक आय का संपूर्ण ज्ञान। क्या क्या है? मुद्रा है, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, संतोष है। ये चारों चीजें प्रोफेसर ग्रीस कहते हैं कि ये चारों चीजें जब हमें प्राप्त होती हैं तो ये चारों ही चीजें हमारे आय के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो है बच्चों पारिवारिक आय को हमने पढ़ा एक परिभाषा के रूप में भी। अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक आय के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यानी पारिवारिक आय को तीन रूपों में विभक्त किया गया है। पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के 2 प्रकार होते हैं सबसे प्रमुख। पहला होता है प्रत्यक्ष आय। पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष आय। अभी हमने पढ़ा पारिवारिक आय। पारिवारिक आय में दोनों जो हम दोनों प्रकार पढ़ रहे हैं, दोनों प्रकार किसमें आते हैं? पारिवारिक आय में। जब हम पारिवारिक आय को समझ जाते हैं तो उसके बाद उसके भाग करते हैं कि प्रत्यक्ष क्या हमारे पास आ रहा है, या प्रत्यक्ष क्या प्राप्त किया जाता है, अप्रत्यक्ष क्या प्राप्त किया जाता है। ये पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, विस्तृत के लिए भी, अति लघु के लिए भी, लघु के लिए भी और रिक्त स्थानों के लिए भी, साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं। कौन सी चीजें आती हैं? जो व्यवसाय या आर्थिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है, या किसी व्यवसाय से प्राप्त होता है। व्यवसाय में आप व्यवसाय किसे दे सकते हैं? दुकानदार को, एक सब्जी विक्रेता को, एक दुकानदार को, लघु उद्योगकार को, यानी जो लघु उद्योग करते हैं, बड़े बड़े उद्योग करते हैं, कल कारखाने जिनके हैं, फैक्ट्रियां जिनकी हैं, ठीक है, मोबाइल्स की कंपनियां जिनकी हैं, ये सब किस में आता है? व्यवसाय के अंतर्गत। तो प्रत्यक्ष आय में जो है वह व्यवसाय और दूसरा क्या? आर्थिक प्रयास के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष आय। तो प्रत्यक्ष आय के इसके अतिरिक्त जो है कहने का मतलब सबसे पहला नौकरी से जो धन प्राप्त होता है वो हमारा प्रत्यक्ष आय। हमने नौकरी की, हमने निश्चित कर दिया कि हमें इतनी तनख्वाह मिलेगी और हम ये करेंगे, यानी पूर्व अनुमानित है, पूर्व से निश्चित है कि इतनी तनख्वाह पर हम कार्य कर रहे हैं, तो ये तनख्वाह जो हमें मिल रही है ये क्या है? प्रत्यक्ष आय है। सब्जी विक्रेता सब्जी को बेचता है, जो धन कमाता है वो प्रत्यक्ष आय है। एक दुकानदार दुकानदारी करता है, विक्रेता है, बेचता है, जो शाम को दिन भर का जो उसको प्राप्त होता है, परिश्रम से जो परिणाम से जो प्राप्त होता है वो क्या है? प्रत्यक्ष आय है। इसके साथ साथ धनिक वर्ग जो आपने देखा होगा पैसे को ब्याज पर देते हैं,
यानी जिसके पास पैसा अधिक है और जिसको आवश्यकता है वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे आप क्या है 1 लाख रुपए दे दीजिए, 1 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे जरूरत है। तो देने वाला जो धनिक वर्ग है, धनिक का मतलब धनी लोग जो है, जो साहूकार वर्ग है, वो क्या करता है कि ठीक है 1 लाख रुपए दे दिया और इस 1 लाख का 10% तुम प्रतिवर्ष प्रति माह मुझे देते रहोगे, प्रतिवर्ष मुझे देते रहोगे, यानी इसका जो 10% है ये तुम मुझे दोगे। तो उस व्यक्ति को, उस धनिक वर्ग को क्या प्राप्त हो रहा है, इसका जो ये पैसा है इस गरीब व्यक्ति के पास गया है, ये पैसा इसका सुरक्षित है यहाँ, क्योंकि ये तो उसको लौटाना ही लौटाना है, लेकिन वो कमा क्या रहा है, ये जो उसने परसेंटेज दे रखी है, जो प्रतिशत दे रखा है, तो वो क्या करेगा, इसका 10% हर वर्ष इसको देगा, इस व्यक्ति को देगा। तो इसकी इस गरीब व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हो रही है और जो धनिक वर्ग है ये ब्याज कमा रहा है। तो कहने का मतलब है ये ब्याज कमाना भी क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। आया समझ में बच्चों? दूसरा इसके अंतर्गत जैसे भवन का निर्माण, भवन बने हैं, ठीक है, घर इत्यादि बने हैं, ये घर बना है और मकान वाले ने ये घर अपना किराए पर लगा रखा है। आया समझ में? इस घर में 6 कमरे हैं, 2 कमरे में वो रहते हैं, 4 उन्होंने किराए पे लगाए, यानी 4 कमरे में वो रहते हैं, 2 उन्होंने किराए पे लगाए। कहने का मतलब है जो मासिक तय आय है, जो उन्होंने तय कर रखा पहले से कि आप किराए पे जो रहते हैं उनसे कह रखा कि आप 2000 रुपए प्रतिमाह मुझे दोगे, उनका जो घर है वो तो उन्हीं का है, लेकिन क्या मिल रहा है, 2000 रुपए प्रतिमाह उनको मिल रहा है या 1000 रुपए प्रतिमाह उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो वो मासिक आय भी हमारे प्रत्यक्ष आय में आती है। आया समझ में? क्या क्या प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है? नौकरी करने से जो वेतन प्राप्त होता है वो हमारा प्रत्यक्ष आय है। अभी हमने पारिवारिक आय में क्या पढ़ा था, सुख सुविधाएं भी पढ़ी थी, याद होगा आपको, चिकित्सा की सुविधा, आवास की सुविधा, वो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी हमने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। तो एक हमारा जो प्रथम भाग है प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का मतलब जो सीधे मिल रहा है, आमना सामना मिल रहा है, नौकरी कर रहे हैं तनख्वाह मिल रही है, किराए पे लगा रखा है किराया मिल रहा है, ठीक है, ब्याज का पैसा दे रखा, ब्याज प्राप्त हो रहा है। आया समझ में? व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान लगाई है, ठेला लगा रखा है, किसी प्रकार का रोजगार अपना कर रहे हैं और शाम को उसकी इनकम पा रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष आय। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रकार जो है वो है अप्रत्यक्ष। दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। पहला था प्रत्यक्ष आय, दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। अब अप्रत्यक्ष आय में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि भोजन हम बोलते हैं, भोजन एक होता है, उसमें रोटी सब्जी सलाद इत्यादि सारा संतुलित भोजन आता है, फिर हम उसके प्रकार निकालते हैं, ठीक है, किसमें पोषण की मात्रा ज्यादा है, किसमें कम है, किसको हम नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको हम रात के भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने पहले पारिवारिक आय पढ़ा कि आय हमें कैसे प्राप्त होती है, एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या करता है, कैसे उसको प्राप्त होता है। फिर हमने उसको पढ़ा कि क्या प्रत्यक्ष कहलाता है और क्या अप्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष में हमने पढ़ा कि जो पैसा प्राप्त होता है, साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर अगर हम कहें, आर्थिक प्रयास करने के पश्चात, यानी मेहनत करने के पश्चात, परिश्रम करने के पश्चात जो धन प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष आय कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष क्या है। अप्रत्यक्ष में अभी हमने पारिवारिक आय में पढ़ा था सुख सुविधाएं, इसके अंतर्गत आती है, जैसे सेवाएं, विकासन में भी हमने पढ़ा था, सेवाएं आती है, चिकित्सा आता है, ठीक है, नौकरी व्यक्ति करता है वहां से उसको सुविधाएं उपलब्ध है, सब जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। माना कि उसको चिकित्सा की सुविधा, जिला एक अस्पताल उन्होंने निश्चित कर रखा है और वहां उस विभाग का जो कर्मचारी जाएगा तो उसकी चिकित्सा वहां मुफ्त है, उसके परिवार की चिकित्सा मुफ्त है। तो ये क्या हो गया, आय है। क्यों आय है? क्योंकि अगर ये नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है, ये अगर कहीं भी किसी अस्पताल में जाता है तो वहां उसका खर्चा लगेगा ना, लेकिन ये सुविधा इसको प्राप्त है तो इसका ये व्यय जो है बच जाएगा, क्योंकि ये यहाँ कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये सुविधा इसको प्राप्त है। स्कूल भेजता है, विद्यालय भेजता है, तो विद्यालय में क्या लगता है, फीस लगती है, लेकिन उसको सुविधा वो प्राप्त है, तो इसका जो फीस यहाँ लगती थी वो नहीं लगेगी, वो बच जाएगी ना। तो एक तरह की इनकम होगी, क्योंकि अगर सुविधा प्राप्त नहीं है तो वो अपने बच्चों को तो शिक्षित करेगा ही, शिक्षित करेगा तो शिक्षा का शुल्क भी देगा,
और शुल्क देगा तो किसमें से देगा? जो उसका जो मासिक वेतन यानी नौकरी से जो प्राप्त होगा उसी में से वो देगा। लेकिन जब सुविधा प्राप्त है तो वो क्या कर रहा है, वो उसको मुफ्त मिल रही है, उसका पैसा बच रहा है। तो ये क्या है, हमारी अप्रत्यक्ष आय है, जो सामने न हो करके अप्रत्यक्ष सुविधाएं देते हैं। अजरा ध्यान करें तुम्हारा और सीधे बैठो सामने। ठीक है बच्चों, अप्रत्यक्ष आय में क्या होता है, उस मेहनत तो सभी में करनी पड़ती है, तो लेकिन उस परिश्रम के पश्चात धन के अतिरिक्त जो भी सुविधाएं हमें मिलती है वो अप्रत्यक्ष आय कहलाती हैं। यानी धन को छोड़कर, उस धन को छोड़कर जो भी हमें सेवाएं मिलती, चाहे एक सुविधा मिले, चाहे दो मिले, चाहे बहुत सारी सुविधाएं मिले, आवास की सुविधा, रहने के लिए कमरे भी मिलते हैं, नौकरी में मिलते हैं ना, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको आवास मिलता है, सरकारी क्वार्टर्स उनको मिलते हैं, तो वो हमारे सबको क्या जाता है, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत जाता है, जिसका हम वेतन नहीं प्राप्त होता है, लेकिन पैसा उसका नहीं मिलता, लेकिन सुविधाएं मिलती हैं, और इन सुविधाओं पर व्यक्ति का व्यय जो है, खर्च जो है वो बच जाता है। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो भी उसकी कमाई कहलाती है। आया समझ में? और आज के समय में, वर्तमान समय में लोग प्रत्यक्ष आय की अपेक्षा अप्रत्यक्ष आय को ज्यादा पसंद करते हैं, ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष आय अगर उनको कम मिले लेकिन अप्रत्यक्ष मिले तो वो ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इन सारी सुविधाओं पर जो उनका खर्च लगने वाला है वो कम हो जाता है, एक। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो ये प्रत्यक्ष आय मिलती है, आय क्या मिलता है, वेतन, पैसा, तो इस पैसे पर क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स लेती है। इस पैसे पर क्या जाता है, आपने सुना होगा इनकम टैक्स जाता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष सुविधाओं पर कोई टैक्स नहीं जाता। ठीक है, तो इस टैक्स से बचने के लिए भी लोग अप्रत्यक्ष सेवाओं को अधिक लेना पसंद करते हैं प्रत्यक्ष की अपेक्षा। तो ये था बच्चों पारिवारिक आय के प्रकार। अब हम अगला पढ़ते हैं, पारिवारिक आय के स्रोत क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपसे पूछूंगी जो भी पढ़ाया है। पारिवारिक आय के स्रोत, स्रोत का मतलब वह स्थान जहां से हमें यह आय प्राप्त होती है। अब हम पारिवारिक आय पढ़ें। पारिवारिक आय में दोनों चीजें आ जाती है, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी। तो सबसे पहला स्रोत हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, सबसे पहला स्रोत क्या है, वेतन है। वेतन क्या होता है, पहले से निर्धारित, पूर्व से निर्धारित किसी आर्थिक प्रयास पर पूर्व से निर्धारित शुल्क या निधि या अवधि या पैसा, रुपया, धन इत्यादि को ही वेतन कहते हैं। सामान्य रूप से वेतन जो होता है वो क्या होता है, नकद होता है, यानी हाथ में सीधे प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है। और इसका भुगतान, इस वेतन का एक गुण ये है कि यह क्या है, मासिक प्राप्त होता है, इसकी समय सीमा निश्चित होती है। और ये क्या होता है, दूसरा इसका गुण क्या है, यह पूर्व निश्चित होता है, पहले से निश्चित होता है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हम नौकरी पर चले गए, एक महीने हमने नौकरी की थी, हमें नहीं पता कि उसका क्या मिलेगा, और देने वाले ने, हमने सोचा कि 4,000 मिलेगा और देने वाले ने हमें 2,000 कमा दिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर व्यक्ति पहले से निश्चित करके जाता है। ऐसा समझ में, समय निश्चित हो ना हो लेकिन वेतन पूर्व निश्चित होता है। तो आय का, आज की आय का सबसे पहला साधन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके दो गुण क्या है, एक तो ये मासिक मिलता है, ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, पहले से निश्चित है, और तीसरा क्या होता है, ये नकद मिलता है। आया समझ में? तो पारिवारिक आय का सबसे पहला स्रोत है वेतन। दूसरा स्रोत क्या है, दूसरा स्रोत है बच्चों मजदूरी। अब मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है, वेतन पूर्व निश्चित है, और वो क्या है, अगर हमें अधिक समय के लिए नहीं भी मिल रहा है, अगर हमने अभी बात कर रखी है तो हमें 1 महीना तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा समझ में, भले ही हमारा कार्य अच्छा ना हो या किसी कारणवश वो स्थान स्थगित हो जाए या रुकावट आ जाए, अवरोध आ जाए, तो 1 महीना हम क्या करेंगे, करेंगे ही करेंगे, अगर अधिक नहीं करेंगे। लेकिन मजदूरी क्या है,
आज हम करेंगे, हो सकता कल हमें ना मिले। यही तो होता है। मजदूरी क्या होती है? अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होता कि हम चलो हमें हमारा काम यहाँ लग गया तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष भर हम यही करेंगे या एक महीने हम यही करेंगे या ये जब तक काम चलता रहेगा हम यही रहेंगे। ऐसा मजदूरी में नहीं होता। मजदूरी में क्या होता है? वो अनिश्चित होता है। हो सकता है आज अभी हम काम पर गए हैं और आधे दिन के बाद उसने कहा कि अब तुम्हारे काम की जरूरत नहीं, यानी यहाँ बहुत सारे हो गए, तुम जाओ घर। आया समझ में? तो क्या मिला हमें? जो पूरे दिन की मजदूरी मिलती थी वो हमें आधे दिन की मिली। और अनिश्चित ये हो गया कि निश्चित नहीं पूरा दिन भी मिलेगा नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो दूसरा हमारा आज का निर्धन वर्ग की सबसे प्रमुख पारिवारिक आय जो है वो मजदूरी है। ठीक है, मजदूरी पर आज का भी सामान्य वर्ग निर्भर है। इसमें क्या होता है? निर्धारित कोई कार्य नहीं होता है और किसी भी समय कार्य रुक जाता है तो वेतन वहीं पर रुक जाता है। कार्य अगर रुक गया, कार्य अगर छोड़ दिया तो वेतन वहीं पर रुक जाएगा। वेतन वहीं पर रुक जाएगा तो हमारी पारिवारिक आय जो है वह गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, और तीसरा इसका जो प्रकार है वह है व्यवसाय या व्यापार। व्यवसाय या व्यापार तीसरी आय का व्यवसाय या व्यापार जो है हमारी तीसरी आय का स्रोत है। व्यवसाय और व्यापार से आप क्या समझते हैं? व्यवसाय और व्यापार में जैसे दुकान चलाना, दुकानदारी करना व्यवसाय है। थोक के आधार पर माल को बेचना व्यवसाय है। किसी प्रकार की सेवाएं एक दूसरे तक पहुंचाना भी व्यवसाय कहलाता है। जैसे चिकित्सा एवं उपचार व्यवसाय है। अपने घर में क्लिनिक खोल लेना एक व्यवसाय है। अपने वहाँ बीज भंडार खोल लेना एक व्यवसाय है। अपने वहाँ सब्जी की दुकान खोल लेना एक व्यवसाय है। छोटे छोटे लघु उद्योग करना एक व्यवसाय है ना। तो ये भी क्या है? आज की हमारे वर्तमान समय की पारिवारिक आय का एक मुख्य केंद्र है, क्योंकि दुकानें आज भी हैं और अच्छे से अच्छे मॉल डेवलप हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? व्यवसाय में भी हमारा देश यानी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय भी हमारी पारिवारिक आय का एक मुख्य स्रोत है। आया समझ में? और चौथा हम पढ़ेंगे घरेलू। अजरा ध्यान ध्यान क्या है तुम्हारा? और क्या कर रही हो? ये चली गई है, ये उठ के बार बार क्या जा रही हो? मैं देख रही हूँ अपनी बहन को दिखा रही है कभी अपने क्या कर रही हो? जब आपको पढ़ना है तभी आप इस पर रहिएगा, क्लास अटेंड तभी कीजिएगा। मैम सिद्रा परेशान कर रही है। अगला है घरेलू उद्योग धंधे। अगला है बच्चों घरेलू उद्योग धंधे। घरेलू उद्योग धंधे क्या होते हैं? घरेलू उद्योग धंधों में नगरों में, शहरों में छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले जाते हैं। तो उद्योग धंधे कैसे खोले जाते हैं? किसी भी एक प्रकार का स्रोत, जैसे आपने देखा होगा पानी बहुत दूषित आता है शहरों में, तो उसके लिए क्या खोले गए हैं? फिल्टर वाटर जो संग्रहालय खोले गए हैं। यानी वहां क्या किया जाता है? फिल्टर पानी को, आरओ पानी को एकत्रित किया जाता है और फिर वहां से वितरण उसका किया जाता है। तो एक प्रकार का यह एक उद्योग है, यानी एक ऐसा कार्य जहां बहुत एक चीज या एक वस्तु पर्याप्त रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा अखबार में आप पढ़ते हैं मसाले बनाने के लिए महिलाओं ने मसाले की एक संग्रहालय खोल लिया, यानी मसाले कूटने का एक संग्रहालय खोल लिया, वहां से मसाले कूट के पैक करके जाते हैं। तो ये क्या है? छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं। आया समझ में? जैसे कॉपियों का स्टोर रख लिया, कागज बनाना, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है? ये व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन अभी हम कहते हैं घरेलू उद्योग। घरेलू उद्योग अर्थात ग्रामीण क्षेत्र पर दुग्ध उद्योग, दूध इकट्ठा करते हैं। शहरों में दूध की बहुत समस्या रहती है, लेकिन हमें दूध उपलब्ध हर समय होता है। कैसे होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो दूध कहीं ना कहीं से तो आता होगा, पशुपालन कहीं ना कहीं तो होगा। तो वो क्या होता है? कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या
शहरी क्षेत्रों में वहां पर दूध को एकत्रित किया जाता है और वहां से लेकर के वितरण उसका किया जाता है ताकि सब लोगों को वो सुविधा उपलब्ध हो सके। तो एक प्रकार का वो क्या है, एक लघु उद्योग है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः होता है, लघु उद्योग ग्रामीण में ही न होकर के शहरी क्षेत्रों में भी होते हैं, यानी शहरों में भी लोग छोटे छोटे घरों में अपने लघु उद्योग प्रारंभ कर लेते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण है जो वह है कृषि उद्योग। कृषि हमारे भारत की पहचान है, यानी हमारे प्राचीन समय से ही हमारा देश जो है, हमारे देशवासी जो है इसी कृषि पर निर्भर रहा करते थे और आज भी। क्यों? क्योंकि आज भी क्या है, शहरों में खेती नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा या आप अच्छी तरह जानते होंगे आज भी हम खाते क्या है, अन्न ही खाते हैं। तो जब हमारे शहरों में खेती नहीं है तो अन्न कहाँ से आता है? आज भी प्राचीन समय में भी वही अन्न खाया जाता था और आज भी वही खाया जाता है। वही गेहूं की रोटी पहले भी बनती थी, वही गेहूं की रोटी आज भी बनती है। तो क्या कहने का तात्पर्य है, शहर ने कितना भी विस्तारीकरण अपना कर दिया लेकिन कृषि अभी भी नहीं छूटी है। कृषि हमारा मूल आधार है अभी, ठीक है। तो कृषि क्या है, आज भी हमारा देश कृषि पर निर्भर है। यानी और आप देखिए छोटे छोटे स्टॉल बनाकर सब्जियां उगाना, फसलें उगाना, फूल पौधे उगाना, ये सभी क्या कर जाते हैं और उन्हें बेचकर क्या है समुचित लाभ और समुचित आय प्राप्त करते हैं। सब्जी उगाकर, सीजनल सब्जी उगाकर बेचने जाते हैं, सब्जी मंडियों में हम जाते कहीं ना कहीं से तो आती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे कृषि का आधार है और कृषि कभी नहीं छूटने वाला ऐसा आधार है। सबसे पहला हमने इसका पढ़ा था पारिवारिक आय का वेतन। आया समझ में? वेतन वर्तमानिक आय है। वर्तमान समय में वेतन का प्रचार बहुत अधिक है क्योंकि वेतन ही पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन कृषि एक ऐसा स्रोत है जो प्राचीन और आधुनिक दोनों समाज में सबसे आगे है और आजीवन चलने वाली आय का स्रोत है। अगला है बच्चों पशुपालन। पशुपालन, अब पशुपालन का संबंध सीधे दूध से ही न होकर मांस, मछली इत्यादि से भी। पशुपालन मछलियों को मछली उद्योग के मत्स्य उद्योग के अंतर्गत आपने सुना होगा नीली खेती। उसमें क्या किया जाता है, मछलियों को एकत्रीकरण पाला जाता है, तालाब बनाए जाते हैं, वहां एकत्रित किया जाता है, फिर बाजार में उनको बेचकर उनसे धन कमाया जाता है। तो कहने का मतलब पशुपालन सिर्फ दुग्ध उद्योग नहीं है, दूध उसका प्रमुख केंद्र है, लेकिन इसके साथ साथ अंडे, मुर्गियों से अंडे उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिनका सेवन हम करते हैं बहुत सारे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो पशुपालन के अंतर्गत दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि भोजन, घी आदि हमें प्राप्त होता है। तो ये भी हमारी आय का एक बड़ा स्रोत है। कितने हमने पढ़ लिए? 6 पढ़ लिए। सातवां है हमारा पेंशन। पेंशन में आप सब जानते हैं सरकारी नौकरी करने वाले यानी सरकारी व्यवसाय से जुड़े लोग अपनी सेवा निवृत्ति के बाद भी जब सेवा से हट जाते हैं, यानी अपनी सेवा से जब निवृत्त हो जाते हैं तो उसके उपरांत भी आजीवन रूप से उनको आय जो प्राप्त होती है वही पेंशन कहलाती है। यानी जब तक वो नौकरी पर है तब उन्हें आय वेतन प्राप्त होता है और जब वो नौकरी से स्थिर हो जाते हैं या उससे निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हें आय कुछ अपनी पेंशन का कुछ प्रतिशत आय के रूप में प्राप्त होता है। वही आय, वही वेतन निवृत्ति के बाद पेंशन कहलाता है। अगला है बच्चों ब्याज। ये आय के स्रोत है। ब्याज में क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि धन दूसरे को दे दिया जाता है, आवश्यकता वाले लोगों को धन दे दिया जाता है और वो देते हैं जिनके पास संग्रहालय है। धन का एकत्रीकरण है, जो पैसे वाले हैं। अगर सामान्य रूप से कहा जाए जिनके पास धन है वो निर्धन को या जरूरतमंद को, आवश्यकता सिर्फ निर्धन को ही नहीं होती है। जैसे इस ब्याज का कहाँ से संबंध है, बैंक से भी। हम बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसको बैंक को क्या फायदा है, हम उसका ब्याज उसको देते हैं ना। तो लोन लेकर हम ब्याज देते हैं तो वो ब्याज हमारा जो है आय का एक साधन है, उस बैंक की आय का एक साधन है, यानी सामूहिक साधन है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से लोग एक दूसरे को ब्याज पर पैसे देते हैं, धन देते हैं, तो वो भी उन लोगों की पारिवारिक आय का जो ब्याज उन्हें प्राप्त होता है उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो मैम आवाज आ रही है। किसी को कुछ पूछना है, कोई समस्या है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन आप तब पूछेंगे जब आप
ध्यान से सुनेंगे, और मैंने सबसे पहले ही आपसे कहा था बच्चों, ये परीक्षाओं के लिए आपके गृह विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अंतिम इसका है बच्चों, नवा जो इसका स्रोत है वह है उपहार या भेंट। इस उपहार या भेंट में जैसे हम देखते हैं छोटे छोटे त्योहार होते हैं, उसमें उपहार प्राप्त होता है, तो वो भी छोटे लघु रूप से हमारी आय के साथ जुड़ा है। इसी प्रकार से इस उपहार में एक आता है दहेज। दहेज को लिया जाता है। दहेज जो दिया जाता है, मानसिक रूप से पिछड़े लोगों का दहेज एक आय का प्रमुख साधन है। लेकिन आज के जागरूक लोगों में भी दहेज में जो भी सामान वस्तु दी जाती है, उपहार दिया जाता है, धन दौलत जो भी दी जाती है, वो सब क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। अगर दहेज में धन दिया गया तो लड़की के नाम से प्लॉट खरीद लिया या अकाउंट खोल लिया, या जो सामग्री दी गई उसका प्रयोग किया गया, तो उसको बेकार व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। तो उसको व्यर्थ जब नहीं जाने देंगे, माना कि एक घर में विवाह होता है, उनके घर में कुछ नहीं है, लड़की जब ससुराल आती है तो फ्रिज, कूलर इत्यादि इलेक्ट्रिक सारा सामान लेकर आती है। तो कहने का तात्पर्य है वो कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है, और उनकी क्या हो रही है, बचत हो रही है। वो आज नहीं लाएंगे तो वर्षों के बाद लाएंगे, लेकिन उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आ गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, उपहार, जिसके अंतर्गत दहेज हमारा आता है। इतना हमने पढ़ा। क्या आपके समझ में आया? किसी को किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न करना है तो अपना हैंड रेज आप कर सकते हैं। तो बच्चों क्या क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा पारिवारिक आय किसे कहते हैं, साधारण रूप से भी हमने पढ़ा और एक परिभाषा के रूप में भी हमने पढ़ा। और उसके पश्चात हमने पढ़ा पारिवारिक आय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो हमें नकद प्राप्त होता है, अप्रत्यक्ष वो है जो सेवाओं के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। उसके पश्चात हमने पढ़ा पारिवारिक आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो पारिवारिक आय के स्रोत कितने हमने पढ़े, बताना जरा, हैंड रेज करना। कितने स्रोत आज हमने पढ़े हैं पारिवारिक आय के? अनम्यूट हो और बताओ। शाबाश, 9। वेरी गुड। 9 स्रोत हमने पढ़े हैं, जिसमें से पहला था हमारा वेतन। बहुत अच्छा। ठीक है। अभी कुछ समय है तो हम एक छोटा सा टॉपिक और हमारा पढ़ेंगे, वो है, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पारिवारिक व्यय। अब बच्चों आय का विलोम शब्द व्यय है। आय मतलब आना, व्यय मतलब जाना। आय मतलब कमाना, व्यय मतलब गंवाना या खर्च करना। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जब हमने पारिवारिक आय जिन जिन चीजों से हो रही है, व्यय के साधन भी वही है। ठीक है। व्यय के लिए हमें आय कहाँ से प्राप्त होती है? जो चीज हम करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। अब जो पारिवारिक व्यय है वो क्या कहलाता है, क्या किसे कहते हैं? यानी आय के रूप में धन अर्जित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, आय के रूप में जो हमने धन अर्जित किया और अपनी आवश्यकताओं के रूप में जिसे हमने खर्च किया, यानी आय के जो भी हमने स्रोत पढ़े वो हमने कमाया, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाया। व्यय क्या है? अपनी आवश्यकताओं के लिए जिसको खर्च किया, यानी जो भी हमने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष धन पाया और उसको जो खर्च हम करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, वो क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। और व्यय जो है वह पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला खर्च ही व्यय कहलाता है। समझदारी इसमें होती है कि जितनी हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उन पर हमें सबसे पहले व्यय करना चाहिए। अर्थात किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित जो आय है, निश्चित अवधि में वह अर्जित आय पारिवारिक उसी आय को परिवार का व्यय माना जाता है। यानी जो हम कमाते हैं वही हमारा व्यय का केंद्र होता है। व्यय किस पर करते हैं? अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। हम जिस पर अपने पैसे को खर्च करते हैं, अपनी सेवाओं को जहां लगाते हैं, वो हमारा व्यय कहलाता है। और पारिवारिक व्यय जो है वह भी एक महत्वपूर्ण भाग है आपका। इसमें क्या है? स्वास्थ्य आता है, स्वास्थ्य से संबंधित जो हम खर्च करते हैं, शिक्षा से संबंधित जो हम खर्च करते हैं, आवास से संबंधित जो हम खर्च करते हैं, और
अपने भोजन से संबंधित। इसके जो महत्वपूर्ण है वो है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता? हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, भोजन, आवास। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की। भोजन हर व्यक्ति को चाहिए, वस्त्र अच्छे नहीं, नए नहीं है तो पुराने चाहिए, लेकिन वस्त्र तन को ढकने के लिए, मौसम से बचने के लिए हर किसी को चाहिए। आवास, रहने के लिए, सर छुपाने के लिए घर भी सभी को चाहिए। तो ये तीन आवश्यकताएं हमारी व्यय की प्रमुख है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इसके पश्चात स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक, ये सारी हमारी आवश्यकताएं आती हैं। तो बच्चों, पारिवारिक व्यय में आज हमने इतना पढ़ा है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।